शोहरत चाह रहा कोई, दौलत का दीवाना। नमस्कार। अवधेश सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज से हम नया एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लोक अदालत। इसमें कवि और कविताओं के बारे में प्रश्न और उत्तर होंगे। प्रश्न होंगे आप सभी दर्शकों के और उत्तर होंगे कवि के मुख से। सवालों और जवाबों की ये साहित्यिक अदालत एकदम अनोखी है और इसका अंदाज है एकदम अद्भुत। इस अदालत में सबसे मुख्य भूमिका है आपकी, आप पाठकों की, आप दर्शकों की और आप श्रोताओं की। इस कटघरे में जो भी कवि आएं, उनके जो भी जवाब हों, उसे सुनकर निर्णय आप ही को लेना है। यह निर्णय सर्वमान्य होगा। किसी भी लेखक के लिए उसका पाठक, दर्शक या श्रोता ही सबसे बड़ा जज होता है। इस बात से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। आप सभी की तरफ से जिरह कर रहे हैं भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी व वरिष्ठ साहित्यकार श्री अवधेश सिंह बंधुवर जी। वियोगी होगा पहला कवि, विरह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। इन पंक्तियों की रचना करने वाले हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 स्तंभों में से एक कवि सुमित्रा नंदन पंत का मानना था कि कविता विचारों या तथ्यों से नहीं बल्कि अनुभूति से होती है। आज की लोक अदालत के इस एपिसोड में हमारे सामने कटघरे में हैं वरिष्ठ कवि व लेखक श्री बृज किशोर शैदी जी। पावस की रात हुई इस तरह व्यतीत, पावस की रात हुई इस तरह व्यतीत, पावस की रात हुई इस तरह व्यतीत, सो रहा था वर्तमान जागता अतीत, सो रहा था वर्तमान जागता अतीत, सुधियों के बंद बक्स खुल गए, रंग प्रीत के पवन में घुल गए, सुधियों के बंद बक्स खुल गए, रंग प्रीत के पवन में घुल गए, देह गंध छितराती रैन रही रीत, सो रहा था वर्तमान जागता अतीत। जीवन के 8 दशक पार कर चुके वयोवृद्ध वरिष्ठ विद्वान साहित्यकार आज आप सभी पाठक न्यायाधीश के सम्मुख अदालत के कटघरे में हैं। कवि शायर श्री बी.के. वर्मा, जिनका उपनाम शैदी है, आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज की इस साहित्यिक अदालत में आप सब प्रबुद्ध साहित्यिक पाठकों और दर्शकों के सम्मुख में मैं उन चुनिंदा प्रश्नों को लेकर उनसे जिरह करने जा रहा हूं, जो प्रश्न मुझे आप लोगों ने सौंपे हैं। इसकी पृष्ठभूमि में कुछ जिक्र हमारी सहयोगी कवियत्री शशि किरण जी ने मुझसे पूर्व किया है, कृपया उसको भी संदर्भ में लें। और आज माँ भारती का स्मरण करते हुए हम इस अदालत की अगली कार्यवाही की ओर चलते हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, यही आशा है, और हमारे इस नई पहल को अपने बहुमूल्य सुझाव व समर्थन भी दें। धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न
आदरणीय श्री सैदी जी से है कि आपने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की सबसे पॉपुलर, सबसे चर्चित कृति मधुशाला की प्रतिकृति मैखाने के रूप में प्रस्तुत की। हम पाठकों के दिमाग में यही प्रश्न है कि इस नकल को हम लोग एक क्षणिक शोहरत के लिए आपका शॉर्टकट प्रयास मानते हैं, और कृपया इस पर आपसे आपका स्पष्टीकरण चाहेंगे। धन्यवाद। यह जो आपने पूछा कि मैंने शायद किसी लोभ में आकर के जो है ये लिखा ताकि उनकी जो कि पुस्तक का जो है उसका लाभ मैं उठाऊं, उसकी लोकप्रियता का, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उम्र के हिसाब से भी आप देखें तो मैं 21-22 साल का था, तो उस उम्र में ऐसी बात नहीं। लेकिन क्योंकि मैं नई नई शायरी करना प्रारंभ ही किया था मैंने, तो दिल में एक उमंग थी कि भाई कोई नई चीज लिखी जाए। और मेरे हाथ में जब मशगला आई तो मैंने सोचा कि भाई ये तो एक ऐसा काव्य है जिसमें कि ये उर्दू में होना चाहिए, क्योंकि उमर खयाम की जो बाइयाँ हैं वो सब, और मैखाना और ये सारी बातें ये तो उर्दू में अच्छी लगती हैं। तो ये सोच करके मैंने एक ऐसा कोशिश की कि लाइए एक लिख देते हैं। और बाद में जब मैं बच्चन जी से मिला तो उनकी भी यही एक प्रतिक्रिया थी। वो बोले कि ठीक है भाई, तुमने लिखा है, ठीक लिखा है, लेकिन आप आगे ये पैरोडी लेखन से आप अपने को बचा करके रखिए, आप अपना कुछ मौलिक चीज लिखिए। तो वो मैंने गांठ बांध ली, लेकिन मैं उस लोभ का संवरण नहीं कर पाया कि भाई जो चीज मैंने लिखी है उसका मंच के ऊपर मैं प्रयोग करूं और लोगों से दाद मिले और वो करे। एक स्वाभाविक सी उस उम्र में इच्छा होती है, तो उसका मैंने लाभ उठाया। और वो भी ठीक ही रहा कि कम से कम ये कि मधुशाला लोगों के दिमाग में रही कि चलिए उसकी पैरोडी ही सही, ये जो है उस रूप में जो है बच्चन जी की मधुशाला का आगे बढ़ने का क्रम है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो, और अब जाकर के कुछ लोगों ने अब आकर के जब इसको देखा है तो उसका एक द्वितीय संस्करण भी इसी वर्ष कुछ ही 2-3 महीने में आ रहा है, प्रकाशन के अंतर्गत है। तो इसका दूसरा संस्करण भी इसका आ रहा है इस वक्त जो है। अब कुछ बातें मैं अपनी एक पुस्तक मैखाना के बारे में बताना चाहूँगा। मैखाना बच्चन जी की मधुशाला के छंद में लिखी गई एक रचना है। सन 1963 में मैंने इसको लिखा, 1964 में ये प्रकाशित भी हो गई। तो उन दोनों डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी जो थे वो मंचों पर जो है अपनी ये मधुशाला का पाठन थोड़ा कम कर चुके थे। तब जो है उस क्षतिपूर्ति करने के लिए मेरा ये मैखाना काम आया और मुझे लोगों ने जो है काफ़ी इसके अंदर मेरा उत्साह वर्धन किया। इसमें उससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाता हूँ कि उन दिनों कुछ कस्बों के अंदर नुमाइशें हुआ करती थी। नुमाइश के बड़े बड़े मैदान होते थे, जैसे अलीगढ़ का नुमाइश का मैदान है, बुलंदशहर है, और मेरठ का नौचंदी मेला तो वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो उन नुमाइश के अवसर पर वहाँ पर एक दिन मुशायरा होता था, एक दिन कवि सम्मेलन होता था, एक दिन संगीत सम्मेलन होता था जिसमें बड़े बड़े गायक आया करते थे। तो एक अवसर पर मुझे जो है इसमें अलीगढ़ के पास में एक जगह है सिकंदरा राव, तो उस सिकंदरा राव में एक मुशायरा था। तो उस मुशायरे में मुझे इनवाइट किया गया था। तो मैं वहाँ गया तो मैंने मैखाना पढ़ा, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही ज़्यादा लोगों से दाद मिली उसकी। तो जितने भी आयोजक थे वो सब के सब जो है बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि भाई ऐसा है कि 2 दिन बाद हमारा कवि सम्मेलन है, उसमें भी आपको ये मैखाना पढ़ना है, इसलिए ये 2 दिन आप जो है हमारे मेहमान बन करके रहेंगे और कवि सम्मेलन में भाग लेंगे। तो 2 दिन बाद फिर कवि सम्मेलन हुआ। अब कवि सम्मेलन में बड़े बड़े कवि आए हुए थे, सोम ठाकुर थे, नीरज जी थे। उन दोनों एक हास्य कवि कवि सम्मेलनों में होता था वो, और आमतौर पर 2 ही थे उन दोनों, एक तो काका हाथरसी थे और एक निर्भय हाथरसी थे।
तो मेरे वाले कवि सम्मेलन में उसमें आए थे निर्भय हाथरसी। और निर्भय हाथरसी की एक विशेषता थी कि वो आंसू कवि थे। वो हाल की हाल अपना वातावरण को देख करके उसके ऊपर बड़ी हास्यपूर्ण हास्य व्यंग्य की रचना अपना सुना दिया करते थे। तो मैंने जो वो मुशायरा वो जो मैखाना था वो उसके छंद में पढ़े वहाँ पे, तो लोगों ने जाहिर सी बात है कि बहुत मेरे ऊपर कृपा करके बहुत दाद दी। और इतनी दाद मिली कि मेरे ख़त्म करते ही काव्य पाठ फौरन उन्होंने माइक उठा लिया निर्भय हाथरसी जी ने और 4 पंक्तियाँ हाल ख्याल बना करके सुना दी। और वो 4 पंक्तियाँ थीं कि पैसे वालों ने तो पैसे देकर पी है, दिल वालों ने मगर नज़र से ही पी ली है, पर मैखाने को सुनकर ही वो नशा चढ़ा है, शैदी साहब ने कैसी बढ़िया शै दी है। तो ये इस तरह से ये काफ़ी दिनों तक चला ये कि शै देना जो है शैदी, इस ढंग से उन्होंने उपनाम का तखल्लुस का प्रयोग किया अपनी रचना के अंदर। तो मैं आपको सिर्फ उसके 2 छंद आपको सुनाई देता हूँ जिससे पता लग जाए कि मैखाना किस तरीके का क्या था। कि शेख बताते मस्जिद अपनी और बिरहमन बुतखाना, मजहब को लेकर करते हैं झगड़ा दोनों मनमाना, एक राम का भक्त दूसरा अल्लाह का आशिक, लेकिन साकी एक सभी रिंदों का और एक ही मैखाना, कोई दौलत मांग रहा कोई शोहरत का दीवाना, ख्वाहिश रखता दिल में कोई मरने पर जन्नत पाना, ख्वाहिश रखता दिल में कोई मरने पर जन्नत पाना, वस्ले यार मांगता कोई तलबगार हैं सब, लेकिन मेरे दाता मुझसे पूछे तो मैं मांगू मैखाना। इस तरह से ये मैखाना अपना चलता था। 101 इसमें रुबाइया है और ये अब तो मिलता भी नहीं है, अप्राप्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। शैदी जी ने 12 वर्ष से लिखना प्रारंभ किया और 2024 तक लगभग 70 वर्ष में मात्र 26 पुस्तकों का प्रकाशन तक के लक्ष्य को वो पहुंच सके। तो प्रश्न उठता है कि अगर लेखक और कवि हैं तो उनको अनवरत लेखन में उनकी ये संख्या कम लगती है, क्योंकि 70 सालों में तो 70 किताबें तो कम से कम आनी ही चाहिए थी। तो दर्शक पाठकों की ओर से ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है कि भाई इतने धीमे प्रकाशन की असली कहानी क्या है? आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। और जैसा भी आपने बताया कि मैं 12 साल की उम्र से लिख रहा हूँ, तो 12 साल की उम्र से तो तुकबंदियाँ ही होती हैं। ये बात अलग है कि कम से कम मैं जब 1955 में मेरी 2-3 जो रचनाएं और एक हास्य पत्रिका थी उसके अंदर प्रकाशित हो चुकी थी, वो एक अलग बात है। बाद में मैं अपने चतुष्पदियाँ और रुबाइयाँ और ये भी थोड़ी बहुत प्रयास करता रहा। नीरज जी जो थे वो मेरे चाचा जी के घर में किराएदार रहे थे उस समय जब मैं विद्यार्थी था। और लेकिन मैं क्योंकि साइंस साइड का था, बीएससी मैंने किया हुआ है, तो मेरा साहित्य से संपर्क केवल 12वीं क्लास तक ही रहा और उसका अधिक लाभ मैं नहीं उठा पाया, क्योंकि जरा संस्कार हमारे जैसे होते हैं पुराने घरों के, उसके हिसाब से पिताजी का जरा अनुशासन ज़्यादा ही था। तो उस दृष्टि से मैं अधिक अपने आप को खोल नहीं पाया जिसको कहना चाहिए। लेकिन सन 60 में 1960 में आकर के मेरा जब बाहर जाने का मतलब चयन हुआ मेरा किसी नौकरी में,
तो उस नौकरी के दौरान मेरा संपर्क हुआ एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे, डॉक्टर राज जिनका नाम था। तो उन्होंने इगलास एक जगह थी इसके अलीगढ़ के पास में, वहाँ वो रहते थे। वो उर्दू, अरबी, फारसी के विद्वान थे। उन्होंने सही ढंग से मुझे लिखना सिखलाया और उर्दू में रुचि पैदा की। उर्दू की शब्दावली से परिचित हुआ। ये सब कुछ उन्हीं के दौर में चला। अब ये सब चलता रहा और मैंने 4 साल के अंदर जो है, जब मैं उस नौकरी में था और उनके संपर्क में था, तो मैंने अच्छा खासा लिखा। उसमें एक मसनवी लिखी मैंने और 2 किताबें उसकी थी नज़्मों की, वो संग्रह प्रकाशित हुए मेरे। तो ये 4 साल के अंदर 4 पुस्तकें मेरी आ गई थी। मैखाना था, 2 नज़्मों की थी और एक और जो दूसरी पुस्तक थी। तो इस तरह से 4 पुस्तकें मेरी 4 साल के अंदर आ गई थी। उसके बाद मैंने लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किया था और वो कोर्स मैंने इसलिए किया था कि भाई ये किसी लाइब्रेरी में बैठेंगे और वहाँ पर अपना किताबें होंगी, किताबें पढ़ेंगे शेर व शायरी की और शेर व शायरी करेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन किस्मत की बात है कि मेरा जो जॉब लगा वो ऐसी लाइब्रेरी में लगा जहाँ पर के उर्दू तो छोड़िए, हिंदी समझने वाले भी नहीं थे। वो थी मेडिकल लाइब्रेरी। डीआरडीओ में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज इनमास, ये तिमारपुर में है। तो वहाँ पर मेरा जॉब लगा पहला एज लाइब्रेरियन। तो उसमें तो हिंदी का अखबार तक नहीं आता था, हिंदी की किताबें तो दूर की बात है। और वहाँ जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे वो सबके सब साउथ इंडियन थे, अंग्रेजी स्पीकिंग थे, मेरा मतलब है। तो उस दौर में लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता था। वहाँ जो प्रतिभा थी उसका उपयोग किस तरीके से करता था कि भाई किसी का ट्रांसफर हो रहा है तो उसके लिए विदाई गीत लिखना है, कोई किसी ने ज्वाइन किया तो उसका स्वागत गान अपना उसका लिखना है, कोई फंक्शन हो रहा है वहाँ पर मैंगो पार्टी हो रही है या टी पार्टी हो रही है तो उस अवसर पर जो है हल्की फुल्की रचनाएं लिखनी है। तो वो जो एक क्रिएटिव पीरियड था वो मेरा इसी चीज में चला गया सारा का सारा। ये बात अलग है कि उसके बाद में इसी दौरान सन 1975 में मैंने, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय से सर्बो क्रोशियन नाम की एक भाषा होती है और रशियन भाषा, इन दोनों के अंदर मैंने डिप्लोमा किया था। तो उसके आधार पर, क्योंकि मुझे गोल्ड मेडल मिला था यहाँ पर, तो उसके आधार पर मुझे वहाँ यूगोस्लाविया जाने का, उस समय में यूगोस्लाविया होता था, तो वहाँ पर मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, एक फेलोशिप मिली। तो 3 साल के लिए मैं वहाँ चला गया। वहाँ मैंने बहुत काम किया साहित्य के क्षेत्र में, लेकिन वो कविता नहीं कह सकते वहाँ पर, क्योंकि वहाँ तो हिंदी और उर्दू जानने वाले कोई थे नहीं। लेकिन भारत के बारे में जो कुछ भी वहाँ उपलब्ध था उसके ऊपर मैंने रिसर्च की और वहाँ भारत की संस्कृति के और साहित्य का प्रचार किया मैंने। तो एक व्यवधान वहाँ हो गया कि जिससे कि मेरा जो मौलिक लेखन था वो वहाँ पर छूट गया। उसके बाद जब वहाँ से वापस आया तो उसके बाद फिर जो है मेडिकल लाइब्रेरीज में हो गया। तो मेरा रिटायरमेंट तक जो है एक पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट है, वो भी मेडिकल का इंस्टीट्यूट है, वहाँ का लाइब्रेरियन रहा। तो वहाँ भी यही हाल था कि जब भी कोई ऐसा फंक्शन होता तो वहाँ पर, तो इस प्रकार से उस पीरियड तक सन 90 तक आप सोचिए कि मैं कोई भी गंभीर लेखन जिसको कहना चाहिए वो नहीं कर सका किसी तरह का। और फिर पारिवारिक जिम्मेदारियां रहीं उसकी वजह से और कुछ संकोच की प्रवृत्ति होने की वजह से, ठीक है मैंने कुछ दूरदर्शन पर कार्यक्रम दिए, रेडियो आकाशवाणी पर अपना जो ब्रज भाषा का लेखन था उसके ऊपर कार्यक्रम देता रहा, वो एक अलग बात है। लेकिन खुल करके जिसको कहना चाहिए वो सामने में नहीं आ पाया, इसलिए प्रकाशन नहीं हुआ। सन 90 के बाद से जब से मैं ये साहिबाबाद गाजियाबाद जिले में है, उसमें जब मैंने अपना मकान बनाया तो यहाँ कुछ लोग जो है मिलना शुरू हुए जो कि साहित्यिक रुचि के थे और वहाँ से फिर मेरा जो है प्रारंभ हुआ लेखन पुनः जिसको कहेंगे। तो वो हिंदी का भी, क्योंकि एक बहुत बड़े यहाँ पर प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा इंद्र, वो बहुत ही जाने माने नवगीतकार और शायर, दोहाकार, सब कुछ थे वो। तो उन्हीं के साथ में रह करके, और यहाँ कुछ और मुस्लिम शायर थे, तो उनके उसमें रह करके ये हिंदी और उर्दू दोनों का लेखन फिर से शुरू हुआ। और फिर उसके बाद में फिर भी मेरी संकोची प्रवृत्ति रही और मैं लिख करके अपना डायरी में रखता रहा।
तो बाद में जब उन्होंने कहा प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा इंद्र ने कि भाई इनका इसमें से निकालिए इनको डायरी में से, तो तब मैंने पुस्तकें प्रकाशित करवाई और आप आश्चर्य होगा कि 9 पुस्तकें एक साथ प्रकाशित हुई और 9 का एक साथ ही उनका विमोचन हुआ, लोकार्पण हुआ। तो इस तरह से फिर ये क्रम चल निकला और उसके बाद से आकर के फिर अब ये निरंतर चल रहा है, जब तक ये चलता रहेगा देखिए। अब अगर मैं अपनी प्रकाशित पुस्तकों की बात करूं, तो जैसे मैंने बताया कि सन 1962 में गीत संग्रहों में रचनाएं अपना प्रकाशित होती रहती थी, लेकिन सबसे पहली जो पुस्तक मेरी प्रकाशित हुई वो सन 1964 में मैखाना के नाम से बच्चन जी की मधुशाला के ऊपर मैखाना अपना छपा। उसके बाद 1966 और 67 में 2 नज्म संग्रह आए। उसके बाद 1997 में 97 में जंगल के फूल, तिराहे पर खड़ा दरख्त। तो ये एक तिराहे पर खड़ा दरख्त, इसमें दोहे, गज़लें और नज़में, ये 3 विधाओं की रचनाएं थीं इसमें। तो ये एक संग्रह हुआ, ये आया इसमें 1997 में। उसके बाद 2002 में एक दोहा संग्रह, 2 व्यंग संग्रह और एक बाल गीत का संग्रह। तो इस प्रकार से ये 4 पुस्तकें 2002 में आई। 2012 में मैंने एक संस्मरणात्मक एक लेख का संग्रह एक हुआ, जिसको हम वर्मा खानदान, हमारे जो अपना परिवार है, उस परिवार के शुरू से लेकर के आखिर तक की जो जितनी वंशावली थी वो दी। सब लोग कौन कौन हमारे रिश्तेदार थे उनके बारे में, माताजी पिताजी के स्वभाव के बारे में, वो सब कुछ पूरा वर्णन उसमें था। प्लस जो हमारा माहौल था उस समय का, कि हम लोगों की पढ़ाई किस तरह होती थी, खान पान क्या होता था, ऋतुएं कैसे होती थी, या जो ब्याह शादियाँ होती थी उनमें क्या रीति रिवाज होते थे, पढ़ाई लिखाई के अंदर क्या क्या चीज़ें विशेष होती थी, वहाँ का गणित किस तरह का होता था, ये सारी बातें उसमें विस्तार से, हमारे मनोरंजन के साधन क्या होते थे, ये उस पुस्तक के अंदर मैंने वर्मा खानदान के 100 वर्ष के नाम से ये एक पुस्तक निकाली थी। ये 2012 में आई। उसके बाद 2013 में मसनवी, जो मेरी एक रचना है, उर्दू का खंड काव्य से आप कह सकते हैं, तो वो मसनवी का पहला संग्रह ये हुआ, पहला एडिशन कहेंगे आप इसे। 2017 में जो है क्या हुआ कि मैं अब तक जितनी भी रचनाएं थी वो सब लिख करके डायरी में ऐसे रखा रहता था। तो देवेंद्र शर्मा इंद्र जी ने कहा कि भाई इसको प्रकाशित क्यों नहीं कराते हो। मैंने कहा कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है और कौन देखेगा, मैं इतना साहित्यकार तो हूँ नहीं बड़ा, और छपवा भी लूँगा तो खर्चा भी होगा, और कौन आजकल पढ़ता है। तो मैं उदासीन था, मतलब प्रकाशन की दृष्टि से। तो लेकिन उन्होंने बहुत जोर डाला, तो फिर एक साथ जितनी भी थी वो किताबों का संग्रह मैंने शुरू किया। तो उसमें 2 दोहा संग्रह, एक साथ ये 9 किताबें आई। उनमें से 2 तो दोहा संग्रह थे, 2 गीत संग्रह थे, 2 नज्म संग्रह थे, 3 गज़ल संग्रह थे। इस तरह से ये 9 पुस्तकें, इनका एक साथ ही लोकार्पण हुआ साहिबाबाद में। और उसमें हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं श्री अतुल गर्ग जी, वो आए थे इस मुख्य अतिथि के रूप में। तो ये काफ़ी बड़ा फंक्शन कर दिया था, उसी में ये इनका लोकार्पण हुआ 9 पुस्तकों का एक साथ। फिर ये 2018 में जो मसनवी थी उसका 2nd एडिशन निकला, नागफनी का गुलदस्ता जिसका नाम था। 2020 में एक भक्ति काव्य और ब्रजभाषा काव्य, ब्रजभाषा की रचनाएं, ये 2 पुस्तकें आई। 2021 में एक हजल संग्रह आया, और 21 में ही 80 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमारे कुछ साथियों ने एक अभिनंदन ग्रंथ निकाला, शैदी परत दर परत।
तो उसमें सभी लोगों के संस्मरणात्मक लेख उसके अंदर हैं। वो काफ़ी मोटी पुस्तक है। तो वो 2021 में 80 वर्ष पूर्ण होने पर ये पुस्तक प्रकाशित हुई। उसके बाद जो अब चल रहा है 2024 में, इसमें दो पुस्तकें अब आ रही हैं। एक तो दिवसांजलि, इसमें विविध प्रकार के जैसे रचनाएं हैं, और एक हास्य व्यंग्य की रचनाओं का संग्रह है, ये आ रहा है। तो इस प्रकार से अब तक लगभग 26 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, और जो प्रकाशन के लिए रखी हुई हैं वो हैं दोहा संग्रह हैं, जो कि करीब मैंने 3,500 दोहे के करीब लिख चुका हूँ। तो उनमें से अभी बहुत से हैं जो अप्रकाशित हैं, वो प्रकाशित कराने हैं। 1,000 के करीब मुक्तक हैं, तो उनका एक दो संग्रह निकलेंगे। चतुष्पदियाँ हैं, अलग रुबाइयाँ, तो उनका संग्रह निकलना है। मुक्त छंद की रचनाएं हैं, फिर और दूसरे प्रकार की रचनाएं तो विविधा करके। तो अभी बहुत कुछ पड़ा हुआ है जो कि प्रकाशन की प्रतीक्षा में है। अब समय बतलाएगा कि मैं कितनी उम्र से प्रकाशित करवा पाता हूँ, कितनी। धन्यवाद। आज की अदालत की सारी कार्यवाही आप देख रहे थे अवधेश सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आपको ये वीडियो अच्छी तो लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं शशि किरण अब आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में इस कार्यक्रम के अगले एपिसोड के साथ। धन्यवाद।